हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे जीआईएस आर्किटेक्चर एंड फंक्शनैलिटी। यूनिट नंबर 2 का टॉपिक है जीआईएस आर्किटेक्चर एंड फंक्शनैलिटी। में बेसिकली हमें देखना है कि रोल ऑफ जीआईएस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एज अ होल व्हाट इज द रोल ऑफ जीआईएस। तो जीआईएस का रोल क्या है कि हमें डेटा कैप्चर करना है विथ लोकेशन, सो दैट हम लेटर ऑन उसको लोकेशन को शेयर कर सके या उसको हम प्रोसेसिंग कर सके। तो ये बहुत ही यूजफुल है आज की डेट में, बिकॉज आप भी देखते हो कि आप कहीं भी किसी भी जगह पे जाते हो तो क्या होता है, आप वहां पे फोटोज क्लिक करते हो तो गूगल में फोटोज के साथ उसका लोकेशन भी स्टोर हो जाता है। और फिर बाद में आपको बहुत दिनों के बाद ऐसा अगर आप दोबारा उस जगह पर गए तो आपको वो बताता है कि आप इस जगह पे पहले भी आए थे, या ये फ्लैशबैक मेमोरी में ये सब दिखाता है। तो ऐसे ही हर जगह पर जीआईएस का इंफॉर्मेशन कैप्चर होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे पास ह्यूज डेटा है जिससे हम बहुत सारा एनालिसिस कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए। तो अब डेटा कैप्चर एंड प्रिपरेशन ये हमारा पहला स्टेप हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टोरेज एंड मेंटेनेंस। स्टोरेज एंड मेंटेनेंस के बाद हम डायरेक्टली डेटा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या तो हम डेटा को मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस करके फिर हम डेटा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक जीआईएस फंक्शनैलिटी हो गया। अब देखते हैं कि डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, उसमें शेयरिंग ऑफ डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। अब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को अगर स्टडी करनी है तो उन्हें वापस से डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उन्हें क्या करना है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी डेटा कलेक्ट कर रही है सिर्फ उनसे वो डेटा परचेज करना है। इसमें सिक्योरिटी इश्यूज, कॉपीराइट, प्राइसिंग ये सब तो होगा ही। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हूँ, अगर आप गूगल मैप्स में डेटा कलेक्ट होता है या गूगल अर्थ में सारा डेटा कलेक्ट होता है। अगर कोई एक एप्लीकेशन है जैसे जोमेटो है या फिर ओला या उबर कैब्स है तो उन्हें वापस डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उन्हें क्या करना है, इन ऑर्गेनाइजेशन से डेटा परचेज करना है और थ्रू मैप वो डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आपने ऑलरेडी देखा है कि जब आप कैब बुक करते हैं यूजिंग ओला या उबर तो आपको पूरा मैप दिखाई देता है और उसमें ये भी दिखाई देती है कि टैक्सी कहाँ कहाँ पे है और कौन सी टैक्सी हमारे लोकेशन तक आ रही है। तो ये जो मैप के थ्रू जो डिस्प्ले है ये बहुत ही यूजफुल है। बट ये कंपनीज खुद से डेटा कलेक्ट नहीं करती है, वो क्या करती है, ऑलरेडी जो गूगल अर्थ ने डेटा कलेक्ट किया हुआ है उनसे वो परचेज कर लेती है। बट सेल या परचेज करते वक्त हमें सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड प्राइसिंग इश्यूज को भी चेक करना जरूरी है। इसीलिए हमारे पास स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि हम ये सब इश्यूज के ऊपर काम कर सके। तो एसडीआई का डेफिनेशन क्या है, द रिलेवेंट बेस कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज, पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स दैट फैसिलिटेट द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस ऑफ स्पेशल डेटा। मीन्स जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास स्पेशल डेटा है वो डेटा को अवेलेबल कैसे करना है, वो दूसरों के साथ शेयर कैसे करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी या पॉलिसी यूज करनी चाहिए डेटा कलेक्शन, डेटा डिसिमिनेशन के लिए, वो सब हमारा एसडीआई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो ये एसडीआई का डेफिनेशन हो गया, द बेस कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज, पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट दैट फैसिलिटेट द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस ऑफ स्पेशल डेटा। फिर आता है स्टैंडर्ड्स। अब जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं तो हम ऐसे ही डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, डेटा हैज टू फॉलो सर्टेन स्टैंडर्ड्स। तो ये जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आईएसओ है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, या फिर ओपन जियो स्पेशल कंसोर्टियम, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने ऑलरेडी स्टैंडर्ड स्पेसिफाई किए हुए हैं कि किस तरह से जीआईएस का डेटा कलेक्ट होना चाहिए। अगर कोई भी कंपनी डेटा कलेक्शन कर रही है तो उन्हें इनके स्टैंडर्ड्स फॉलो करना बहुत जरूरी है, तभी डेटा भी एक स्टैंडर्ड होगा और ये जो डेटा है ये वो दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और वो डेटा उनके लिए भी यूजफुल होगा। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेजेस ऑफ स्पेशल डेटा हैंडलिंग। तो इसमें पहला स्टेज है स्पेशल डेटा कैप्चर एंड प्रिपरेशन। तो जैसे हमारे जीआईएस के 4 स्टेप्स है वैसे ही स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के भी 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप हो गया स्पेशल डेटा कैप्चर एंड प्रिपरेशन। यहाँ पे हमें क्या करना है, सर्वेइंग टूल्स, इंजीनियरिंग टूल्स, फोटो
फोटोग्रामेट्री, रिमोट सेंसिंग, ये सब टेक्निक्स, डिजिटाइजिंग, ये सब टेक्निक्स यूज करके हमें डेटा को कैप्चर करना है। मतलब जो एनालॉग डेटा है उसे हमें डिजिटल डेटा में रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें रिमोट सेंसिंग बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ये देखिए, रिमोट सेंसिंग क्या है कि हम किसी एरिया में, जिस एरिया में हम जा नहीं सकते हैं, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, थ्रू सैटेलाइट हम डेटा कैप्चर कर सकते हैं, या फिर हम कोई भी वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स प्लेस कर सकते हैं और उसके थ्रू हम इमेजेस या फिर डेटा कैप्चर कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग। और हमारा जो डेटा कैप्चर होगा वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो हमें उसे कंटिन्यूअसली स्टोर करते जाना है किसी भी डिवाइस में। अब डेटा कैप्चरिंग के लिए हम टेक्निक्स कौन से यूज करते हैं? पहला है हमारा डिजिटाइजिंग, दूसरा टेक्निक है स्कैनिंग। तो उसके लिए हम कंप्यूटर के वेरियस मीडिया या फिर कंप्यूटर नेटवर्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 4 मेथड्स है: मैनुअल डिजिटाइजिंग, देन ऑटोमेटिक डिजिटाइजिंग, सेमी ऑटोमेटिक डिजिटाइजिंग एंड इनपुट्स ऑफ अवेलेबल डिजिटल डेटा। तो अगर मैनुअल डिजिटाइजिंग कर रहे हैं तो हम डिवाइसेस कौन से यूज कर सकते हैं? पहला है कोऑर्डिनेट एंट्री वाया कीबोर्ड, देन डिजिटाइजिंग टैबलेट विद कर्सर, माउस कर्सर ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर, हेड्स ऑफ डिजिटाइजिंग एंड डिजिटल फोटोग्रामेट्री। तो ये सारे डिवाइसेस के थ्रू, मतलब बेसिकली हम मैनुअल डिजिटाइजिंग कैसे करते हैं कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे प्लेस करके मैप को ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, विद द हेल्प ऑफ कर्सर, विद द हेल्प ऑफ टैबलेट, माउस, ये सब हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया मैनुअल डिजिटाइजिंग। फिर आता है ऑटोमेटिक डिजिटाइजिंग। तो हम मैप को थ्रू अ स्कैनर हम मैप को स्कैन कर देंगे तो वो मैप कंप्यूटर पे स्टोर हो जाएगा। फिर आता है सेमी ऑटोमेटिक डिजिटाइजिंग, जैसे हमारा लाइन फॉलोइंग सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू हम सेमी ऑटोमेटिक डिजिटाइजिंग कर सकते हैं। फिर आता है इनपुट ऑफ अवेलेबल डिजिटल डेटा। तो इनपुट ऑफ अवेलेबल डिजिटल डेटा मतलब हमारा जो डेटा है वो सीडी, डीवीडी, ये सब में स्टोर्ड है या फिर किसी और कंप्यूटर पे स्टोर्ड है, तो वाया इंटरनेट हम वो डेटा को अपने कंप्यूटर पे लेते हैं। तो वो हमारा हो गया इनपुट अवेलेबल ऑन डिजिटल डिवाइसेस। फिर आता है सेकेंड स्टेप, दैट इज स्पेशल स्टोरेज एंड मेंटेनेंस। पहला स्टेप हमने देख लिया कि डेटा कैप्चर एंड प्रिपरेशन। सेकेंड स्टेप आता है डेटा स्टोरेज एंड मेंटेनेंस। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डेटा ऑर्गेनाइजेशन। हमने डेटा को किस तरह ऑर्गेनाइज किया वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें कैटेगरीज होनी चाहिए हमारे पास: लैंड यूज कैटेगरी, टोपोग्राफी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन्स। अकॉर्डिंग टू मैप स्केल हम डेटा को कैटेगराइज करेंगे। फिर हम देखेंगे कि उसका अंडरलाइन थीम या अंडरलाइन प्रिंसिपल क्या है डेटा कैप्चर करने का, और उसका रिलेशनशिप क्या है, नेचुरल फिनोमिना ऑफ रिलेशनशिप। फिर हमारे अलग अलग टाइप के मेथड्स हो सकते हैं। जैसे अगर हमने रास्टर डेटा को कलेक्ट किया तो हम सेल्स में डेटा फिल कर सकते हैं। तो सेल्स को हम जनरली बोलते हैं पिक्सेल्स या फिर वॉक्सेल्स। अब वेक्टर डेटा डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज लेंगे और ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे हम ड्रॉ कर देंगे। तो वेक्टर डेटा बहुत ही यूजफुल है बिकॉज जो बाउंड्रीज होती है वो बहुत ही एक्यूरेट होती है वेक्टर डेटा में। बट रास्टर डेटा क्या होता है? वो एक रेगुलरली स्पेस्ड सेल्स है। मतलब हर एक जो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है उसमें एक पिक्सल है, तो हर एक पिक्सल में कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। और जनरली हमारा जो पिक्सल होता है वो स्क्वायर शेप का होता है, तो हम यूज करते हैं स्क्वायर टेसिलेशन। और इसमें 2 या 3 डायमेंशन हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास 2 डायमेंशन है तो हम उसे बोलेंगे 2D पिक्सल्स। अगर हमारे पास 3 डायमेंशन है, मतलब हाइट या फिर डेप्थ है पिक्सल की, तो हम उसे बोलेंगे वॉक्सल या 3D, 3 डायमेंशनल डेटा। सो एवरी पिक्सल, जो हर एक पिक्सल है वो मैप का, उसमें कोई ना कोई फीचर स्टोर होता है या फिर वो कोई ना कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करता है इन 2 डायमेंशनल या और इन 3 डायमेंशनल। अब हमें देखना है कि वेक्टर डेटा और रास्टर डेटा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। या अगर आपको कोई पूछे कि रास्टर डेटा बेटर है या वेक्टर डेटा बेटर है, तो आप कंपेयर कैसे करोगे? तो उसके लिए
हम दोनों का पहले कंपैरिजन निकालते हैं। ये बहुत ही यूजफुल है और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रास्टर डेटा एंड वेक्टर डेटा। तो रास्टर डेटा क्या है? बहुत ही सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है, बिकॉज हमें पिक्सल बाय पिक्सल सिर्फ डेटा स्टोर करना है। वेयरएज वेक्टर डेटा क्या है? ये बहुत ही यूजफुल है टोपोलॉजी डिस्प्ले करने के लिए। टोपोलॉजी मतलब हमें शेप्स या फिर अरेंजमेंट डिस्प्ले करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। रास्टर डेटा का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत सिंपल है, बिकॉज मुझे दो मैप्स लेने हैं और उनको सिर्फ ओवरलैप करना है, तो बहुत सिंपल है। बट वेक्टर डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज एक मैप, एक हमने मैप ओवरले यूज किया, उसका स्केल चेंजेस हो सकता है। तो ओवरले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशंस करके ओवरलैप करना पड़ेगा। रास्टर डेटा इमेज प्रोसेसिंग के लिए बहुत यूजफुल है। वेक्टर डेटा हमारा नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन, रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क, इस सब के लिए बहुत यूजफुल है। एंड हर एक डेटा के साथ हमारा कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट वैल्यूज एसोसिएटेड रहता है। इसके डिसएडवांटेजेस भी है। तो रास्टर डेटा का डिसएडवांटेज क्या है कि ये कॉम्पैक्ट डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, वेरेस जो वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर है बहुत ही कॉम्पैक्ट है। फिर रिप्रेजेंटिंग टोपोलॉजी इज नॉट पॉसिबल इन रास्टर डेटा, मतलब हम लेफ्ट टू द राइट या फिर कुछ अरेंजमेंट ऑफ नेट नोड्स इन द नेटवर्क ये डिस्प्ले करना बहुत मुश्किल है रास्टर में, वेरेस इट इज पॉसिबल इन वेक्टर डेटा। वेक्टर डेटा में बहुत ही एफिशिएंट एंड यूजफुल है। सेल की बाउंड्रीज ये सब हमें डिस्प्ले करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है रास्टर डेटा में। और इमेज प्रोसेसिंग के लिए वेक्टर डेटा बहुत ही इनएफिशिएंट है एंड अपडेट इंटेंसिव, मतलब बहुत ज्यादा इसमें अपडेशंस की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको वेक्टर डेटा और रास्टर डेटा दोनों का एग्जांपल दिखा देती हूँ थ्रू QGIS। ये देखिए, ये मेरा QGIS का सॉफ्टवेयर है। अब मैं इसमें पहले एक वेक्टर डेटा ऐड करके दिखा देती हूँ, लेयर एंड वेक्टर लेयर। अब इसमें सपोज मैंने रेल रोड्स को ऐड कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेल रोड है इतना शार्प है कि मैं जितना भी इसको जूम करती हूँ मैप, इसकी क्लैरिटी कम नहीं होती है। इसके साथ मैंने लेयर, एक और लेयर ऐड कर देती हूँ। जो इंडिया का आउटलाइन मैप है वो मैं आपको ऐड करके यहाँ पे दिखा देती हूँ। इंडिया एडमिन ये मैंने ऐड कर दिया। तो अब ये जो जितना भी मैं इसको जूम करती हूँ मैप को, इसका क्लैरिटी कम नहीं होता है। तो ये एक तरह से बहुत ही यूजफुल है बाउंड्रीज डिस्प्ले करने के लिए, रिलेशनशिप डिस्प्ले करने के लिए, फिर एडजेसेंसी डिस्प्ले करने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा वेक्टर डेटा। अब हम ऐड करते हैं रास्टर डेटा। तो रास्टर डेटा भी एक बार मैं ऐड करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं, लेयर ऐड रास्टर लेयर। अब ये देखिए, ये मेरा रास्टर डेटा है, तो इसको मैंने ऐड कर दिया। तो जैसे जैसे हम इस मैप को जूम करते जाएंगे वैसे ही क्या होगा, इस मैप की जो क्लैरिटी है वो कम होती जा रही है। क्यों? और जो बाउंड्रीज है या बॉर्डर्स है वो भी हमारे क्लियरली डिस्प्ले नहीं हो रहे। तो बट रास्टर डेटा का भी बहुत यूजफुल यूज है, बिकॉज अगर हमें दो लेयर्स को स्टडी करना है, ओवरलैप स्टडी करना है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ दो रास्टर मैप रखने हैं और पिक्सल बाय पिक्सल हमें स्टडी करना है। बट अगर वेक्टर मैप को हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें हर एक फीचर को ड्रॉ कर करके उसका स्टडी करना पड़ता है, दैट इसलिए वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सो आई होप ये डिफरेंस यूजफुल था। आप लोग को ये एग्जाम में आएगा तो आप इसको जरूर लिखना। थैंक यू।